Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Prataksha Dwivedi and today we will be studying about federalism. तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने फेडरलिज्म के आपके फीचर्स जो होते हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन फेडरलिज्म के बारे में, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया एक फेडरल स्टेट है। बट देन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है इंडिया को। बट क्योंकि इंडिया में सेंटर और स्टेट में पावर डिवीजन है, इसीलिए ये क्या बनता है, ये एक फेडरल स्टेट बनता है। और इसीलिए हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक और ऐसी बात बोली जाती है कि इट्स अ फेडरल बॉटल filled with Unitarian spirit. ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है क्योंकि इंडिया हमारा क्वासी फेडरल है, हाफ फेडरल है और हाफ क्या है, यूनिटरी। तो अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि इंडिया को क्या बनाता है एक फेडरल स्टेट। ओके, कि मतलब ऐसा क्या वो फीचर्स है या ऐसा क्या है अलग जो इंडिया को फेडरल कंट्री या फेडरल एक स्टेट बनाता है। India has emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. हमको सबको पता है 1947 में इंडिया आजाद हुआ था और उसी दिन क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन में एक तो पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान बना और एक स्टेट ऑफ इंडिया बना। Soon after independence, several princely states became a part of the country. हमें ये भी पता है कि बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि क्या बने, कंट्री का पार्ट बने, क्योंकि जब माउंटबेटन प्लान आया था या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया के इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के लिए जो प्लान लाई थी उसमें उन्होंने क्या बोला था, उसमें उन्होंने ये बोला था कि जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रह सकता है और जिसको प्रिंसली स्टेट मतलब अपना अलग एक प्रिंसली स्टेट रखना है जहाँ पे मोनार्की होगी, किंग और क्वीन का रूल होगा, वो अपना वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत से प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया के साथ आ गए थे, बट देन देयर वर दीस 3 प्रिंसली स्टेट्स जो नहीं आ रहे थे। वो कौन कौन से थे, जूनागढ़, नवाब ऑफ जूनागढ़, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह। वैसे 3 प्रिंसली स्टेट्स थे तो नहीं आ पा रहे थे, बट देन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से वो सारे प्रिंसली स्टेट्स भी क्या हो गए, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये किसमें बताया गया है, ये हमारे आर्टिकल 1 में बताया गया है। उसमें क्या लिखा है, भारत that shall be India will be a union of state. Bharat, that is India, shall be a union of state. Although it did not use the word federation, the Indian union is based on what? Principles of federalism. ये फेडरलिज्म हमने कहाँ से लिया है, ये फेडरलिज्म हमने यूएसए से लिया है, यूएसए की गवर्नमेंट से। और जो हमारी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके फीचर्स हमने यूके से लिए हैं। अब आप देखिए इंडिया में क्या होता है, हमारे पास है 3 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वी हैव यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम और क्या बोलेंगे, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये। जिसका जो आपका जजमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया होगा, जिसकी जो पावर है वो ऑल ओवर इंडिया रहेगी। वैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो आपके जो वेरियस स्टेट्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, यूपी हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो ऐसे जो वेरियस स्टेट्स हैं इंडिया में, उनकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं
ठीक है, और उसके साथ साथ जो इनका जो भी जजमेंट होगा, जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी स्कीम्स होंगी, उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, ओनली दी स्टेट। एंड देन कम्स हमारे 3 tier सिस्टम का पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसे हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब पंचायत में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपकी, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। वैसे आपके म्यूनिसिपैलिटीज में भी वेरियस वार्ड्स होते हैं, जैसे अब इसमें आपके सरपंच इलेक्ट होते हैं, वैसे इसमें मेयर इलेक्ट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स में आपके सीएम हेड होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। तो इस तरह से थ्री टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है। एपेक्स पे कौन है आपका, यहाँ पे है यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और उसके अंडर पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये 3 tier गवर्नमेंट का जो ये सिस्टम है वो काम करता है। अगेन देयर इज दिस इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए कि जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, ये दोनों ऑटोनॉमस हैं। ये अपने जो जजमेंट्स हैं वो अलग अलग जजमेंट्स अपने दे सकते हैं, मतलब अपने जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल अब यूपी में बीजेपी है और हमारे सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। तो वो कुछ भी ऐसी स्कीम्स बनाएंगे तो वो इंडिपेंडेंटली बना सकते हैं विदाउट यू नो कंसिडरिंग या विदाउट डिस्कसिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी स्कीम वो ऐसे यूपी में निकाल सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज कि वो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो सीएम्स हैं और जो कैबिनेट है, स्टेट कैबिनेट है, वो जो भी आपके क्या कहते हैं स्कीम्स निकालेगी, वो नेशनल डेवलपमेंट में किसी भी तरह का हिंड्रेंस या फिर प्रॉब्लम नहीं वो क्रिएट करे। इस शर्त पे वो कुछ भी अपने ऑटोनॉमसली काम करते हैं। और इनके इलेक्शंस भी अलग होते हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट के अलग इलेक्शंस होते हैं। एंड देन वी हैव आवर यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली जो स्कीम्स बनाती है वो पूरे इंडिया के लिए बनाती है। और फिर हमारे पंचायत होते हैं जो बेसिकली विलेजेस के लिए काम करते हैं। एंड देन म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं जो टाउन्स एंड सिटीज के लिए काम करती हैं। तो ये हो गया हमारा 3 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज आप लोग याद कर लीजिए। Now we'll move on to another very important part, that is union list, state list and concurrent list, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट्स आपके डिवाइडेड हैं, दे हैव वेरियस सब्जेक्ट्स। फिर इसमें ये इस लिस्ट में क्यों है और इसमें कौन कौन जजमेंट्स बना सकता है, इस तरह से हमने आपके लिए इजी हो जाएगा ये समझने के लिए, और इसी तरह से हमने इसे बाइफिकेट किया है। अब यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, डिफेंस आ जाता है कंट्री का, फॉरेन अफेयर्स आ जाते हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होती है वो आ जाती है, बैंकिंग जो पूरा आरबीआई, सेंट्रल बैंक्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो ये सारी चीज हमारी यूनियन लिस्ट के अंडर आती है। उसके बाद हमारी आती है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस। अब जो यूपी पुलिस है वो यूनियन लिस्ट के अंडर नहीं आएगी, वो स्टेट लिस्ट के अंडर आएगी। तो हर स्टेट की जो अपनी पुलिस फोर्स होती है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आती है। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सारी चीजें आपकी स्टेट लिस्ट के अंडर आ जाएंगी। फिर एक लिस्ट आती है लास्ट, वो होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट होती है कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसके जितने भी आपके इंटरेस्ट हैं वो बोथ इंडियन
वो बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, आपके एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज, अडॉप्शन एंड सेसेशन। तो ये सारी चीजें आपकी कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आती हैं। अब इसमें देखते हैं कि यूनियन लिस्ट में ही ये सारी चीजें क्यों हैं, क्योंकि स्टेट आपके यूनियन लिस्ट में ये सारे टॉपिक्स इसलिए आए क्योंकि यूनिफॉर्म पॉलिसीज ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट दी कंट्री, ताकि पूरे कंट्री में जब यूनियन गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो पूरी कंट्री के लिए बनाएगी और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएगी। पर अगर ये आपका स्टेट में होते तो क्या होता, यूपी अपना कुछ और बनाता, एमपी अपना कुछ और पॉलिसी बनाता, एंड देन महाराष्ट्र अपना कुछ और पॉलिसी बनाते। तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा क्या हो जाता, क्योस हो जाता। इसीलिए एक ही गवर्नमेंट के हाथ में ये सारी पावर्स दी है। अब उसके बाद कौन इसमें आपका बना सकता है जजमेंट, यूनियन गवर्नमेंट अलोन। अलोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, ओनली यूनियन गवर्नमेंट। इसमें स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली स्टेट गवर्नमेंट, नो इंटरफेरेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये जो इंटरफेरेंस है ये इसमें बना है, बोथ ऑफ देम कैन वर्क ऑटोनॉमस ऑन दीज इश्यूज, बट when concurrent list comes, they are good friends. Union as well as state government, they both make decisions in this list, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हमने 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट भी पढ़ लिया आपकी, यूनियन गवर्नमेंट, सॉरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड concurrent list. Now we'll see about states with special status. अच्छा, जब हम स्टेट्स विद स्पेशल स्टेटस शेयर करेंगे, बात करेंगे, तो एक स्टेट है जिसका नाम हमेशा आएगा, विच इज जम्मू एंड कश्मीर। क्या था यहाँ पे, 370 था आर्टिकल, जिसे क्या किया गया था, हटा दिया गया था, और जम्मू और कश्मीर से उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो वापस ले लिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो अब वही पढ़ेंगे कि ये स्पेशल स्टेटस सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के पास नहीं है, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल स्टेटस है। आपका सिक्किम हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ लिस्टेड हैं, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। आपका महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, गोवा है। ऐसे जो सब स्टेट्स हैं आपके, वो आपके आर्टिकल 371 में लिस्टेड हैं एंड दे हैव अ स्पेशल स्टेटस। वैसे ही अब देखते हैं कि स्टेट्स विद स्पेशल स्टेटस में क्या है, फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक है। तो जो होल्डिंग, आपको याद होगा हमने पिछली वाले वीडियो में पढ़ा था होल्डिंग टुगेदर और कम टुगेदर वाली। तो कमिंग टुगेदर वाली से अलग था होल्डिंग टुगेदर, और इंडिया भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, तो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अपने सारे स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं देता है, इसीलिए द ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस। अब स्पेशल स्टेटस देने के पीछे एक रीजन हो सकता है, कभी कभी वो डिफेंस और सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, कभी कभी वो स्टेट हमें किस हालत में हमने उसे लिया है, ठीक है, वो किस हालत में इंडिया का हिस्सा बना है। जैसे सिक्किम मान लीजिए आप, गोवा मान लीजिए, तो इंडिपेंडेंस के बाद बकायदा यहाँ पे गोवा हो गया आपका, पौंडीचेरी हो गया, ओ सॉरी दमन एंड दीव हो गया। इंडिपेंडेंस के बाद इन सब एरियाज में काफी आपका क्योस रहा है, इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद काफी आपका क्योस रहा है इन सब एरियाज में, और इसीलिए इन्हें क्या दिया गया है, इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ओके, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, कभी कभी वहाँ की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा अलग होती है, डाइवर्स होती है, इसलिए वहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया जाता है।
तो देखते हैं आप स्टेट्स में मोस्टली आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बहुत सारे इंक्लूडेड हैं स्पेशल स्टेटस में। असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो an apple of discord between India and China because of Aksai Chin. Then we have Mizoram. They enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of Article 371 due to their peculiar social and historical circumstances. These special powers are specially enjoyed in relation to protection of land rights of indigenous people, their culture, and also preferential employment in government services. Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house. For example, मेरा जो परमानेंट रेसिडेंस है वो उत्तर प्रदेश का है, तो मैं जाके असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा यहाँ पे जगह नहीं ले सकती। मैं जमीन का टुकड़ा यहाँ खरीद के और अपना घर नहीं बना सकती क्योंकि मैं यहाँ की परमानेंट रेसिडेंट नहीं हूँ। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जो इन लोगों को मिलते हैं। अब हम आते हैं अपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरीज में। अब आपको पता होगा कि यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में चेंजेस आए हैं कुछ। अभी हम चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी थी हमारी यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे एक चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप का यहीं पे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, दिल्ली का दे दिया। तो एक लिस्ट बनाते हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज की। चंडीगढ़, लक्षद्वीप को हम कंसिडर करते हैं, अंडमान एंड निकोबार को हम कंसिडर करते हैं, दिल्ली को हम यूटी कंसिडर करते हैं, पुडुचेरी को हम यूटी कंसिडर करते हैं। उसके बाद दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली, इसे हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमारा जो न्यूली एडेड है वो कौन से हैं? लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारे क्या है? ये हमारे आपकी न्यूली एडेड क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, तो अब पढ़ते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. ठीक है, वो बहुत कम पावर एंजॉय करते हैं क्योंकि ये यूटी हैं, ये स्टेट नहीं है। These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. ठीक है, ये यूटी क्यों है? इनका एक रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं साइज में टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और ये किसी और स्टेट के साथ हम इसे मर्ज भी नहीं कर सकते। अब आपको पता होगा चंडीगढ़ सर्व्स एज कैपिटल टू टू स्टेट्स। व्हाट आर दोस टू स्टेट्स? हरियाणा एंड पंजाब। अब एरिया जैसे चंडीगढ़ है आपका और लक्षद्वीप है, या फिर हमारे भारत का कैपिटल दिल्ली, इसको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम यूटी कहते हैं। इनके पास पावर्स नहीं होती हैं स्टेट की। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। ठीक है, इन एरियाज को चलाने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका बेसिक और मेजर रोल होता है। The sharing of power between union government and state government is basic to the structure of the constitution. Okay, the sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. ठीक है, ये जो पावर शेयरिंग हो रही है इसमें चेंजेस करना इतना आसान नहीं है। The parliament cannot on its own change this arrangement. The parliament cannot on its own change this arrangement. Okay,
any change to it has to be first passed by both the houses of the parliament, और कितनी चाहिए, 2/3 चाहिए हमें मेजोरिटी. Then it has to be ratified by the legislature of all of at least half of the total state. ठीक है, फिर इसे कंसिडर करेंगे कम से कम हाफ टोटल स्टेट्स जितने हैं उससे, और उसके बाद कोई भी चेंज आएगा. अब यहाँ पे देखिए, जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. जुडिशरी कौन है हमारे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये होते हैं जुडिशरी के पार्ट्स ऑफ एरिया, जो भी सबऑर्डिनेट जजेस एंड कोर्ट्स हैं. In overseeing the implementation of constitutional provision and procedures. ठीक है, जो भी प्रोसीजर चल रहे हैं ना यहाँ पे, उन्हें आपकी जो जुडिशरी है, ये क्या है हमारी जुडिशरी, वो सब देखती रहती है. जुडिशरी बेसिकली हमारी बिग बॉस है, जो हर वक्त हर चीज कैमरे से देखती ही रहती है कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, क्योंकि जुडिशरी का एक सुपरविजन होता है. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, the high courts and the supreme court make a decision. अब अगर डिवीजन ऑफ पावर में डिस्प्यूट हो रहा है स्टेट या सेंटर में, तो कौन यहाँ पे एक घर के बड़े बुजुर्ग जैसे फैसला लेगा, सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट. ठीक है. The union and state governments have the power to raise resources by levying taxes. अब देखिए, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है, रिसोर्सेज कहाँ से बनती है, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो आम जनता से, in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. ठीक है, तो सबका जो मेन एक फंडिंग होती है वो क्या है, टैक्सेस और जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू एंड टैक्सेस. अब क्योंकि हम एक दूसरे थोड़े से अलग टॉपिक पे अब शिफ्ट होने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैप्स लगाए हैं, ताकि हम लोग इस मैप को एक बार अच्छे से स्टडी कर लें, उसके बाद हम जो इनका अगला टॉपिक है उस पे जाएंगे. ओके. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक 1947 का मैप है और ये आपका प्रेजेंट का मैप है. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जो इंडिया का, एक सेकेंड, आई विल जूम इट फॉर यू, आपको दिख रहा होगा ये पूरा जितना भी ये टेरिटोरियल एक्सटेंट है 1947 के टाइम पे, ये क्या दिखा रहे हैं, पाकिस्तान का जो हिस्सा बना था, सिंध, बलूचिस्तान, ग्रेटर पार्ट ऑफ पंजाब एंड बंगाल, उसके बाद इंडियन प्रोटेक्टेड स्टेट्स. तो ये सब आपका 1947 के इंडियन बॉर्डर्स और स्टेट्स और ये सारी चीजें वो दिखा रहे हैं. ओके. और किस तरह से स्टेट डाइवर्जन था, आप देखिए, एमपी नहीं था, सेंट्रल प्रोविंसेस थे, हैदराबाद था, महाराष्ट्र नहीं था, बॉम्बे था, मैसूर एक स्टेट हुआ करता था, गुजरात था, राजस्थान नहीं था, राजपूताना था, यूपी उत्तराखंड नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, उसके बाद आपका उड़ीसा, बिहार, एंड देन आपका मद्रास था, ये पूरा एरिया. और उसके बाद आगे देखते हैं, उस टाइम मलेशिया नहीं था, आपका बर्मा था, असम है ये यहाँ पे, एंड देन आपका ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, देन वी हैव पंजाब एंड कश्मीर. तो इस तरह से कुछ आपका डिवीजन था उस टाइम पे. ठीक है. अब उसी को ध्यान में रखते हुए हम करंट के मैप पे आ जाते हैं. अब आप देखेंगे किस तरह से इंडिया की जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो रिफॉर्म हुआ है विद इन ऑल दीज इयर्स. ठीक है. अब आप स्टेट डिवीजन देख रहे हैं, आपका लद्दाख अलग यूटी है, आपका ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वी हैव दिल्ली एज अ यूटी, वी हैव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा,
Then what do we have? We have Chhattisgarh, Maharashtra, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका. ऑल्सो तेलंगाना हमारा क्या है, सबसे लेटेस्ट स्टेट है जो बना है. 2014 में शायद तेलंगाना फॉर्म हुआ था, 2014 या शायद 2014 या 2012 ऐसे ही. तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे स्टेट फॉर्म हो गए हैं आप इंडिया में, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में, इन कंपैरिजन टू दी 1947 वन. अब देखिए इंडिया में कैसे फेडरलिज्म को हम प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, या किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था. लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक क्या होता है, मतलब क्या होगा इसका, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. जो फर्स्ट स्टेट था लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड होने वाला, वो कौन था, वो था आपका आंध्र प्रदेश. और ये सारी चीजें कब हुई हैं, ये सब जो भी हम अभी बात करेंगे ना, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात है. ब्रिटिशर्स के जाने के बाद आप देखेंगे ये जो आज जितने भी आपको हमें स्टेट्स दिखाई देते हैं ना, इनके पीछे क्या प्रॉपर पूरा प्रोसेस था वो हम पढ़ेंगे. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead the country to disintegration of the country. ठीक है, ये कंट्री को क्या कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा, तोड़ देगा. The central government resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. ठीक है, तो linguistic basis पे फॉर्म होने की वजह से क्या एक मेजर मतलब जो एक अच्छी चीज हुई है वो क्या हुई है कि जो कंट्री है हमारी, ठीक है, वो आपकी ज्यादा यूनाइट हो गई है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और इजी हो गया है उसको, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसे मतलब गवर्न करना वहां पे आपका लिंग्विस्टिक बेसिस पे. एंड देन लैंग्वेज के हिसाब से इनिशियली तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, नो डाउट, बट देन लेटर ऑन हर चीज बहुत इजी हो गई थी. अब मैंने आपको फिर से बताया था कि हमारा जो आपका जो भी ये था क्या कहते हैं डिवीजन, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो स्टेट आपका डिवाइड हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे वो था आपका आंध्र प्रदेश. ओके, और उसके साथ साथ जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन था वो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए ना सबसे पहला और सबसे बड़ा क्या था, टेस्ट था. तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी के लिए हमारी ये फर्स्ट एंड मेजर एग्जाम था ये. ठीक, क्योंकि लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी डिवाइड करना इतना इजी नहीं था. अब अगर मैंने आपको दो मैप्स दिखाए थे 1947 वाला और करंट वाला, तो आप देख के समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे मैप्स में कितना डिफरेंसेस आ गया था. अब देखिए कुछ स्टेट्स को क्रिएट किया गया था लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, पर क्योंकि वहां का जो कल्चर था, जो उसकी एथनिसिटी थी, जो उसका ज्योग्राफी थी, वो काफी हद तक सेम थी. जैसे कि आपका नागालैंड हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनका क्या, इनकी ज्योग्राफी सेम है, इनका कल्चर. अब नागालैंड में मोस्टली नागा ट्राइब्स रहते थे, तो इसीलिए उनको एक अलग स्टेट ही क्रिएट करना पड़ा. झारखंड में भी क्या था, एक तो वो मिनरली बहुत रिच था, प्लस उसको बिहार से एक अलग करने का सबसे बड़ा एक रीजन ये था, प्लस वहां पे भी काफी ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन थी, और इसी वजह से हमें झारखंड को भी एक अलग स्टेट बनाना पड़ा. उसके बाद यूपी ऑलरेडी साइज में इतना बड़ा था, उसमें उत्तराखंड भी एडेड था. सो इट वाज रियली हार्ड फॉर द मिनिस्टर्स देयर टू एडमिनिस्टर इट, इसीलिए उत्तराखंड को भी उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था. अगर आप अपने मॉम डैड से पूछेंगे या अपने दादा दादी से, तो वो लोग बताएंगे कि उन्होंने कितने सारे स्टेट पार्टीशन देखे हैं. अब एक स्टेट पार्टीशन तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हम लोगों ने भी देख ही लिया,
तो इसीलिए उत्तराखंड को भी अलग कर देगा। ऑल्सो बिकॉज पूरे यूपी में कहीं पे भी हिमालय की जो रेंज है वो नहीं है, बट कहाँ थी, उत्तराखंड में, इसीलिए फिर उसे एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया ताकि वहां पे जो गवर्नेंस है फिर वो उस हिसाब से हो। पर इसके बाद भी क्योंकि इनिशियली हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने अपोज किया था, बट उसके बाद वो सब लोग साथ आ गए थे एंड देन लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन चालू हो गया था। अब सेकेंड चीज क्या आती है, टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी क्या है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हम हमारे जो हमारी लैंग्वेज लिस्ट है उसमें बहुत सी लैंग्वेजेस एडेड हैं जो आपकी मतलब यहाँ की हमारे इंडिया में क्योंकि इतना डाइवर्स नेशन है तो जितनी भी लैंग्वेजेस हो सकती थी पॉसिबल जो कि बोली और लिखी जाती हैं उन्हें हमने जो लैंग्वेज की जो लिस्ट है नेशनल लैंग्वेजेस की उसमें ऐड कर रखा है। बट हिंदी क्या है, मदर टंग है 40% ऑफ इंडियंस की। आप पूरे इंडिया में चली जाइए, किसी को और कुछ आता ना आता हो, हिंदी मोस्ट प्रोबेबली सबको आएगी ही आएगी। There were many safeguards to protect other languages. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the Constitution. ठीक है, तो हिंदी के अलावा कितनी 21 भाषाओं को हमने संविधान में दर्जा दिया है, उन्हें शेड्यूल लैंग्वेजेस हम कंसिडर करते हैं। अब देखते हैं हिंदी का प्रमोशन अभी भी कंटिन्यू है टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। Promotion does not mean that central government can impose Hindi on states where people speak a different language. अब for example, आप केरला चले जाइए, वहां पे लोग क्या बोलेंगे, मलयाली। हम प्रमोट वाले कर रहे हैं हिंदी को, बट हम केरला में या फिर आप कर्नाटका चले जाइए, लोग वहाँ कन्नड़ बोलेंगे। आप किसी और स्टेट में वेस्ट बंगाल चले जाइए, वहां लोग बंगाली बोलेंगे। तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज नहीं कर सकती है कि नहीं तुम हिंदी को ही फॉलो करो और तुम हिंदी को ही बोलो। इस तरह का प्रमोशन नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने नेशनल लैंग्वेज कोई भी कंसिडर नहीं की है, ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर की है। अब हम देखते हैं हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या हैं। For a long time, the same party ruled both the center and its most of the states. कौन सी पार्टी थी ये? इंडियन नेशनल कांग्रेस। पोस्ट इंडिपेंडेंस काफी टाइम तक, ठीक है, इंदिरा गांधी के शासनकाल तक वन पार्टी सिस्टम होने लगा था इंडिया में। एंड देन जब इंदिरा गांधी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार जो थी वो पहली बार गिरी थी और इंडिया में कोई और पार्टी जो थी उसका रूल आया था। This meant that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units, क्योंकि हमारा स्टेट गवर्नमेंट क्या है, ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट फेडरल यूनिट्स हैं। बट क्योंकि बहुत सालों तक सेंटर में भी और स्टेट में भी यही एक सरकार थी, तो स्टेट गवर्नमेंट भी चाहते हुए भी अपने मन की पॉलिसीज नहीं बना पा रही थी। As and when the ruling party and the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states, ठीक है। जिनका सेंटर पे रूल था उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेट की जो पार्टीज थी, ठीक है, उनकी जो पावर्स हैं उन्हें अंडरमाइन करने की, उन्हें डोमिनेट करने की, दबाने की कोशिश करी। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. For example, INC की कोई भी rival party state में रूल कर रही है तो क्या करेगी, डिसमिस कर देती थी स्टेट गवर्नमेंट को ताकि वो अपना बदला ले सके या फिर उसका रूल हो जाए। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। इसमें और कुछ इफेक्ट हो ना हो, जो फेडरलिज्म था इंडिया का वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रहा था क्योंकि स्टेट जो थे वो ऑटोनॉमसली नहीं एक्ट कर पा रहे थे। And this changed significantly after 1990. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of era of coalition government at the center. अब coalition government क्या होता है वो तो हम यहाँ पढ़ेंगे, बट हिंदी में आपने न्यूज में
एक बहुत ही फेमस वर्ड सुना होगा, गठबंधन, सरकार का गठबंधन। तो दो पार्टीज जिनको एडिकेट वोट्स नहीं मिलते हैं वो साथ आके अपनी, उनको प्रॉपर वोट की जो क्राइटेरिया है वो उस पर भी फिक्स हो जाते हैं, देन वो अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो कोalition गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज, usually partners in a coalition form a political alliance and adopt a common program। आप कभी भी कांग्रेस और बीजेपी का कोalition नहीं देखेंगे, will you ever? नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों के आइडियोलॉजीज ही बहुत डिफरेंट है, सेम पाथ तो क्या ही फॉलो करेंगे। बट हाँ, कांग्रेस बहुत सी और पार्टीज के साथ अपना कोalition बना सकती है। Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties to form a government at the center 1990 के बाद। This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments। यहाँ से जो state governments की autonomy थी उनको थोड़ी थोड़ी इज्जत मिलनी चालू हो गई, वो प्रॉपरली क्या फंक्शन होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि इससे पहले उनको डोमिनेट किया जा रहा था। नाउ वील मूव ऑन टू डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, कि इंडिया में किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कि इट इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और उसे उठा के लोकल गवर्नमेंट पे दे दिया, उसे हमने क्या बोला? डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट और 72 जो अमेंडमेंट आया था उसमें ये चीजें फॉर्म हुई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी बैठी थी एंड देन ये सारी चीजें वहां पे बनाई गई थी। पंचायत इन विलेज एंड पंचायत का मैंने आपको ऊपर 3 टियर सिस्टम में पढ़ाया था ना, पंचायत विलेज में, म्यूनिसिपैलिटी अर्बन एरियाज में सेटअप हुई, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्शन टू दीज local governments were not held regularly, local governments did not have any power or resources of their use, thus बहुत ही कम डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव टर्म्स में था उस टाइम पे। अब देखिए 1992 के बाद आई है ये 3 टियर ऑफ डेमोक्रेसी जो भी हमने ऊपर पढ़ा था। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया है, कंपल्सरी है इलेक्शंस होना लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के, जिसमें क्या आएगा आपका? पंचायत एंड योर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। Seats are reserved in the elected bodies and executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, also women। तो ये reservations हैं, ठीक है, ताकि किसी का भी जो right है वो curtail ना हो due to the existing casteism in the society। At least 1/3 of all positions are reserved for women। ठीक है, किसी भी तरह की जेंडर डिस्पैरिटी भी नहीं होती हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। An independent institution called the State Election Commission has been created in state to conduct पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। ठीक है, तो जब पंचायत या फिर जब सरपंच या फिर मेयर के इलेक्शंस होते हैं तो उसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, उसका स्पेशली इसीलिए उसे बनाया गया था। The state government are required to share some powers and revenue with local government bodies। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी है पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ क्या? अपनी पावर और अपना रेवेन्यू शेयर करना। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हाँ, बट ये कुछ फिक्स नहीं है, तो हो सकता है बड़े स्टेट्स में अलग तरीके से हो रहा हो, ठीक है, किसी छोटे स्टेट में अलग तरीके से डिवीजन हो रहा हो। तो जिस तरह से पावर शेयरिंग होगी या फिर जो रेवेन्यू शेयरिंग होगी वो कुछ भी ऐसा एज सच नोटेड नहीं है।
अब देखते हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। ठीक है, जो आपका पंचायती राज, जो गांव में लोकल गवर्नमेंट होगी उसे हम पंचायती राज बोलते हैं। अब यहाँ पे हम ग्राम पंचायत वगैरह के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायत क्या है? काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच, एंड प्रेसिडेंट इज व्हाट? प्रेसिडेंट इज नोन एज सरपंच। ये किससे? अडल्ट पॉपुलेशन जो है वो सिलेक्ट करती है, और ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है एंटायर विलेज के, पूरे गांव का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो पंचायत में होता है। पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। तो आपकी ग्राम सभा और उसके अंडर ग्राम पंचायत। All the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the member of Gram Panchayat and performance of Gram Panchayat. तो ग्राम सभा 2 से 3 बार साल में मिलना ही है उसे, ताकि बजट डिसाइड हो सके, जो भी काम करवाना है, डेवलपमेंट होना है या कुछ भी होना है उसका गांव में। और बाकी जो सरपंच और पंच हैं उनका काम कैसा चल रहा है, किसी को कोई शिकायत तो नहीं है, वो सारी चीजें डिस्कस करने के लिए। The local government structure goes right up to the district level. A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called a panchayat samiti और block mandal. ये सबसे आपका ऊपर आ जाता है, ठीक है? आपका पंचायत समिति आ गया, ग्राम सभा, उसके नीचे आपका ग्राम पंचायत। तो इस तरह का कुछ आपका मैप बन रहा होता है। The members of this representative body are elected by all the panchayat members in that area. All the panchayat samitis or mandals in a district together constitute the जिला परिषद। ठीक है, जो जिला परिषद है वो जो सारे पंचायत समिति और मंडल के मेंबर हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? आपका जिला परिषद। More members of the Zilla Parishad are elected. Members of the Lok Sabha and MLAs of the district and some other officials of the district level bodies are also its members. Okay, Zilla Parishad chairperson is political head of the Zilla Parishad. अब हम आते हैं आपका जिला परिषद से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, कि कहाँ होते हैं? टाउन्स में होते हैं। बिग सिटीज में आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी होती है। Municipality and municipal corporations are controlled by elected bodies consisting of people's representatives, जिन्हें हम चुनते हैं। Municipal chairperson is the political head of the municipality. In a municipal corporation, such an officer is called mayor. आपने सुना होगा mayor, ये municipal corporation के क्या होते हैं? ये head होते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा जो ये चैप्टर है फेडरलिज्म का वो खत्म होता है। इसमें हमने आपका 3 टियर डिवीजन पढ़ लिया। इंडिया पे किन किन बेसिस पे फेडरल स्टेट्स डिवाइड हुए थे, और सबसे ज्यादा फेडरलिज्म के आपके बेसिक्स। तो ये हमारी इस चैप्टर की कौन सी है? सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने आपको ये फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया है, तो प्लीज उसे भी आप देखें ताकि आपके जो सारे कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाए। हमने अब इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and stay connected to our channel for further related videos. Thank you.